भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। ढूंढाड़ शैली। प्राचीन समय में जयपुर, अलवर का अधिकांश भाग ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। विद्वानों का मत है कि कुंड नामक राक्षस के कारण इस प्रदेश का नाम ढूंढाड़ पड़ा। कुछ का कथन यह है कि उजड़े हुए और मरु के टीलों से युक्त होने के कारण यह ढूंढाड़ प्रदेश कहलाता है। ढूंढ नदी भी इसके नामकरण का प्रमुख आधार मानी जा सकती है। चित्रकला के विकास की दृष्टि से इस प्रदेश की सीमा रेखाएं और विस्तृत हो जाती हैं। ढूंढाड़ शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावटी एवं उनियारा आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। ढूंढाड़ प्रदेश की निजी विशेषता एवं भौगोलिक सीमाएं हैं, जिनके कारण चित्रकला में आदान प्रदान स्थापित रहा है। शासन का केंद्र बिंदु दिल्ली एवं संस्कृति के केंद्र ब्रज के संपर्क में होने के कारण ढूंढाड़ की चित्रकला समय समय पर नए रूपरंग में विकसित होती रही है। आमेर 11वीं शताब्दी से कछवाह राजपूतों की राजधानी रहा, किंतु आमेर शैली के प्राचीन उदाहरण सन 1600 से 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की छतरियों के चित्रों में उपलब्ध हैं। आमेर शैली का दूसरा चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1625 से 1667 ईस्वी के समय में रीतिकालीन परंपरा से अधिक प्रभावित है। बिहारी जैसे कवि उस दरबार की शोभा थे जिन्होंने शब्द चित्र बनाकर चित्रकला को प्रभावित किया। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण सन 1727 ईस्वी में कराया। जयपुर को आमेर शैली विरासत में मिली। जयपुर में अन्य कलाओं के साथ साथ चित्रकला भी नए रंग रूप में उभर कर आई। महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ भित्ति चित्रण जयपुर की विशेषता बन गई। सवाई जयसिंह के सुपुत्र ईश्वरी सिंह के समय साहिबराम नामक प्रतिभाशाली चितेरा था, जिसने आदमकद चित्र बनाए। सवाई माधोसिंह प्रथम के समय 1750 से 1767 ईस्वी गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी का महल, चंद्रमहल तथा पुंडरीक जी की हवेली में कलात्मक भित्तिचित्र बने। सवाई प्रताप सिंह 1779 से 1803 ईस्वी कला प्रेमी तथा साहित्यिक रुचि का राजा था। कवि चित्रकार उनके दरबार की शोभा थे, इनके समय चित्रकला को विशेष उन्नति हुई। राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा आदि का चित्रण प्रमुखता से हुआ। वरिष्ठ चित्रकार साहिबराम और उसकी शिष्य परंपरा ने जयपुर शैली को और आगे बढ़ाया। सवाई जगत सिंह के दरबार तक यह परंपरा चलती रही और आगे चलकर जयपुर शैली भी कंपनी शैली के प्रभाव में आ गई। जयपुर शैली का प्रभाव उनियारा, अलवर जैसे ठिकानों पर पड़ा और वहां भी चित्रकला का विकास होता रहा। सन 1770 ईस्वी में राजगढ़ में सुदृढ़ दुर्ग बनाकर तथा सन 1775 ईस्वी में अलवर को राजधानी बनाकर सवाई प्रताप सिंह ने ढूंढाड़ शैली की अलवर शैली को पनपने का जो अवसर दिया, वह राव राजा बख्तावर सिंह और विनय सिंह के समय में अपना मौलिक स्वरूप पा गई। राजगढ़ के महलों में शीशमहल का चित्रण करवाकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की नींव डाली। विनय सिंह सन 1814-1875 ईस्वी एक कला प्रेमी राजा थे। दिल्ली दरबार से उजड़े कलाकारों को उन्होंने प्रश्रय देकर ग्रंथ चित्रण की मुगलिया परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके दरबार में सुलेखों, चित्रकारों, जिल्दसाजों की भरमार थी।
चित्रकार चितारा व बलदेव से वे स्वयं चित्रकारी सीखते थे। गुलाम अली जैसे प्रसिद्ध चित्रकार, आगा मिर्जा देहलवी जैसे सुलेखक एवं नत्था शाह दरवेश जैसे जिल्दसाज को उन्होंने राजकीय सम्मान देकर दिल्ली दरबार से बुलाया, जिन्होंने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। तिजारा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चितेरे जमुनादास, सालिग्राम, छोटेलाल, नंदराम आदि ने भी अलवर शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिवदान सिंह के समय में 1857 ईस्वी गणिकाओं, नायिकाओं के तथा हाथी दांत की पट्टी पर अनेक चित्र बने, पर धीरे धीरे कंपनी शैली के प्रभाव से अलवर शैली भी अछूती नहीं रही। सन 1600 से 1900 ईस्वी के मध्य जयपुर शैली ने राजस्थान के एक बड़े भू-भाग को प्रभावित किया। जयपुर राज्य के उत्तर में स्थित शेखावटी, सीकर, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, झुंझुनू, पिलानी, खेतरी आदि स्थानों पर जयपुर शैली से प्रभावित भित्तिचित्र आज भी वहां के भवनों में विद्यमान हैं। रावराजा संग्राम सिंह प्रथम, अजीत सिंह, सरदार सिंह तथा बिशन सिंह उनियारा के नरूका ठिकाने के शासक रहे। राजा सरदार सिंह के काल में धीमा, मीरबख्श, काशीराम आदि योग्य कलाकारों ने जयपुर एवं बूंदी की मिश्रित शैली में चित्रांकन किया। इन तत्कालीन राज्यों के अतिरिक्त भरतपुर, धौलपुर, करौली और टोंक आदि राज्यों की कलाकृतियों पर जयपुर शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। भरतपुर और धौलपुर की कृतियों में जयपुर और मथुरा शैलियों का मिश्रण है और करौली के चित्रों में पगड़ी बांधने के ढंग के अलावा सब कुछ जयपुर शैली जैसा है। टोंक की कृतियों में मुगल और जयपुर शैली दोनों का समन्वय प्रतीत होता है। इस प्रकार ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत अलवर, उनियारा, शेखावाटी शैली का स्थान अधिक उजागर होता है। गुलाबी नगर जयपुर, राजसी दरबार, आकर्षक शिल्प सौष्ठव, मोहक रंग विधान चित्रकला के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। कलात्मक उद्योग, रंगीले त्योहार एवं वेशभूषा का जयपुर प्रमुख केंद्र रहा है। इन मनभावन परंपराओं को पोषित करने में यहाँ के कछवाह महाराजाओं की वैष्णवी वृत्ति तथा उनके साहित्य और सौंदर्य के प्रति लगाव ने सक्रिय सहयोग दिया। राजस्थानी चित्रकला के प्रारंभिक विकासक्रम में मेवाड़, मारवाड़ व हाड़ौती के साथ साथ जयपुर चित्र शैली भी अपने प्राचीन प्रामाणिक तिथियुक्त चित्रों द्वारा अन्य शैलियों की भांति कला इतिहास में प्रमुख स्थान रखती है। आमेर शैली। कला प्रेमी महाराजा सवाई जयसिंह 1699 से 1743 ईस्वी, जो सन 1727 ईस्वी में जयपुर नगर बसाने से पूर्व यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आमेर राजधानी में ही निवास करते थे, इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से जयपुर शैली को कछवाह शैली या आमेर शैली विरासत में मिली। इस प्रदेश का स्थानीय नाम ढूंढाड़ होने के कारण यहाँ पल्लवित चित्रकला ढूंढाड़ चित्र शैली के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा पूर्व में आमेर में चित्र रचना होने के कारण आमेर चित्र शैली के नाम से जानी जाती है। आमेर, ढूंढाड़, जयपुर चित्र शैलियाँ एक ही चित्र परंपरा के विभिन्न नाम हैं। जयपुर शैली के विकासक्रम में पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जयपुर की चित्रण परंपरा उसी का क्रमिक विकास है। महाराजा जयसिंह ने दिल्ली की बिखरती कलाकृतियों को अपने यहाँ संग्रहित किया और अनेक कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया। जयपुर नरेशों के इतिहास क्रम तथा चित्रकला के योगदान को विवेचना की दृष्टि से सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रारंभिक काल जब जयपुर रियासत के नरेशों की राजधानी आमेर में थी तथा द्वितीय सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर नगर की स्थापना के बाद का परिपक्व चित्रकला का काल। जयपुर शैली के प्रारंभिक काल को कुछ विद्वान आमेर शैली के नाम से भी संबोधित करते हैं। एक ही आश्रय एवं स्थान पर विकसित होने के कारण आमेर के प्रारंभिक चित्रों की विकसित अवस्था ही हमें जयपुर शैली में दृष्टिगत होती है। 16वीं शताब्दी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने की वजह से सन 1562 ईस्वी में राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई का विवाह सम्राट अकबर से किया गया,
जिससे राजपूत राजघरानों के संबंध मुगल अंतःपुर से और भी घनिष्ठ हो गए। सन 1589 से 1614 ईस्वी तक राजा मानसिंह के समय में मुगल साम्राज्य से कछवाह वंश के संबंध बड़े एक थे। कलात्मक आदान प्रदान भी बहुतायत में हुआ। इसी के फलस्वरूप आमेर की कला संस्कृति पर भी मुगलिया प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी नामक ग्रंथ आमेर में चित्रित हुआ। यशोधरा चरित्र संवत 1647 वर्ष ज्येष्ठ सुदी तृतीया को नेमिनाथ जिन चैत्यालय आमेर वास्तव्य महाराजाधिराज मानसिंह राज्य इसी समय में बनी और महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित रजमनामा 1588 ईस्वी की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरतखाने में ही तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। सन 1606 ईस्वी में निर्मित आदिपुराण संवत 1663 वर्ष चैत्र सुदी 5 लिखी मोजमाबाद मध्य चित्रित भी जयपुर शैली की चित्रकला का तिथियुक्त क्रमिक विकास बतलाती है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशकों के आसपास आमेर शाहपुरा मार्ग पर राजकीय श्मशान स्थली में संवत 1677 मानसिंह की छतरी में बने भित्तिचित्र कालियादमन मल्लयोद्धा शिकार गणेश सरस्वती आदि भावपुरा रैनवाल की छतरी 1684 ईस्वी राजा आदि राजा मानसिंह के जन्मस्थान मौजमाबाद के किले लड़ते हुए हाथी बैराठ में स्थित मुगल गार्डन में बनी छतरी में सुंदर भित्तिचित्र हैं, जो अकबर काल के अंत या जहांगीर काल के आरंभ के प्रतीत होते हैं। राजा रानी बंशी बजाते कृष्ण स्त्रियां शिकार मल्लयोद्धा आदि आमेर महल में भी कुछ फलक प्लास्टर के नीचे से निकाले गए हैं, जिनमें कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हुए कृष्ण गाय चराते हुए और दोनों ओर 2 गोपियां इस प्रकार की लंबी छरहरे बदन वाली स्त्री आकृतियां मुगल शैली की आकृतियों से मिलती जुलती हैं। 8 इस प्रकार उपर्युक्त भित्तिचित्र आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रों की पुष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। कुछ ही लघु चित्र इन भित्तिचित्रों के समकालीन समय के मिलते हैं। इसके उपरांत आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 67 ईस्वी के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। इस समय के चित्रों में लोक शैली मुगलिया प्रभाव से ओत-प्रोत होकर सामने आई। बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि राजा के दरबारी रत्न थे। फलस्वरूप बिहारी सतसई ने अनेक चित्रकारों को उस पर चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मिणी वेली नामक ग्रंथ मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में बनवाए थे। रसिक प्रिया संवत 1696 प्रवृत्तमाने महाराजाधिराज राजी श्री जयसिंह जी राजेगढ़ अमावती नगर इस ग्रंथ में कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। जयपुर शैली एवं कला संरक्षण। इसके बाद का युग महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम 1699 से 1743 ईस्वी रेखाचित्र 52 का आता है, जो कला की प्रगति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने बड़े वैज्ञानिक और नियमबद्ध तरीके से जयपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। महान गणितज्ञ ज्योतिष तथा नक्षत्र शास्त्री होने के कारण उन्होंने एक वेधशाला का निर्माण कराया और चंद्रमहल जयनिवास तालकटोरा तथा सिसोदिया रानी का महल जैसी भव्य इमारतें यहां बनवाईं। यही नहीं, सवाई जयसिंह ने अपने राजचिन्हों कोशों रोजमर्रा की वस्तुएं कला का खजाना साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरतखाना भी एक है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में रसिकप्रिया कविप्रिया गीत गोविंद बारहमासा नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। ये सभी चित्र मुगलिया प्रभाव लिए हुए थे। एक अपूर्ण किंतु तिथियुक्त विक्रम संवत 1766
रागमाला आमेर में बनी हुई कांकरोली कला संग्रह से प्राप्त हुई है, जिससे उपर्युक्त चित्रों का कालक्रम भी निश्चित किया जा सकता है। इस समय के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह व साहिबराम थे। इसी समय में जयसिंह के दरबारी कवि शिवदास राय द्वारा ब्रज भाषा में तैयार करवाई गई सचित्र पांडुलिपि सरस रस ग्रंथ 1737 ईस्वी संवत 1794 है, जिसमें कृष्ण विषयक चित्र 39 पूरे पृष्ठों पर अंकित हैं। सवाई जयसिंह के बाद उनके पुत्र महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ईस्वी गद्दी पर बैठे। इस समय चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। सवाई ईश्वरी सिंह ने अपने निर्देशन में इसरलाट और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। यही नहीं, सभी प्रकार के कला कौशल को उन्नत किया। प्रमुख रूप से सांगानेर में कागजों का हाथों द्वारा निर्माण होता था। चित्रकारों में ईश्वरी सिंह का शौक उनके द्वारा कागज पर काटी गई अनेक प्रकार के बेलबूटों की जालियां हैं, जिनके कुछ नमूने आज भी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उनकी अन्य रुचियों में हाथी की सवारी करना, हाथियों की लड़ाई देखना प्रमुख था। संग्रहालय में प्राप्त अनेक चित्रों में सवाई ईश्वरी सिंह को सवारी करते हुए अंकुश से हाँकते दर्शाया है, तो अन्य चित्रों में उन्हें चौगान में मोती बुर्ज से हाथियों की लड़ाई देखते चित्रित किया गया है। ये चित्र काल्पनिक न होकर उन घटनाओं के आधार पर बने हैं, जिन्हें चित्रकारों ने अपनी आंखों से देखकर अंकित किया है। बड़े आकार में बने पशुओं की लड़ाई के ये चित्र सजीव ढंग से भीड़ से युक्त चित्रित हैं। छोटी छोटी आकृतियां दृष्टिक्रम का अनुपात वे संकेत हैं जो वर्तमान चित्रकला की यूरोपीय शैली में पाए जाते हैं। यहाँ जानवरों का दुख, भय, उल्लास आदि भावनाओं का सफल चित्रांकन हुआ है। साहिबराम व लाल चितेरा इस समय के प्रमुख चित्रकारों में से थे, जिन्होंने उपरोक्त चित्रों का सफलतापूर्वक चित्रांकन किया। सन 1743 ईस्वी में तिथियुक्त कृष्ण रुक्मणी वेली भी चित्रित की गई। महाराजा सवाई माधोसिंह प्रथम 1750 से 1767 ईस्वी के समय कलाकारों ने चित्रण के स्थान पर रंगों को न भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। साहिबराम चित्रकार वृद्ध होने पर भी ईश्वरी सिंह के कनिष्ठ भ्राता सवाई माधोसिंह प्रथम के समय में भी बड़े आकार के चित्रों को बनाता रहा, जिनमें प्रमुख रूप से सवाई माधोसिंह को ही विभिन्न मुद्राओं में चित्रित किया गया, जैसे दरबार में जनानी मजलिस, शिकार, घुड़सवारी, हाथियों की लड़ाई देखते, उत्सवों व त्योहारों में सम्मिलित होते आदि। अन्य चित्रकारों में रामजी दास व गोविंदा ने भी सवाई माधोसिंह को, जैसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते थे, विभिन्न वेशभूषाओं, राजकीय, घरेलू, पूजा और कुश्ती की में चित्रित किया। लाल चितेरा भी राजकीय खेलों के दृश्यों को चित्रित करने में रुचिशील रहा। इस प्रकार परिष्कृत जयपुरी चित्रों का निर्माण प्रारंभ हो गया। इस समय जयपुर के मालपुरा ठिकाने में तिथियुक्त रागमाला 1756 ईस्वी चित्रित हुई। कृष्ण लीला तथा रीतिकालीन वैभव सिटी पैलेस की भित्तियों पर मुखरित किया गया। सन 1767 ईस्वी में माधोसिंह के पुत्र सवाई पृथ्वी सिंह 1767 से 79 ईस्वी गद्दी पर बैठे। इनके शासनकाल में मंगल, हीरानंद और त्रिलोका नामक चित्रकारों ने महाराजा के अनेक चित्र बनाए। महाराजा सवाई पृथ्वी सिंह की अल्पायु में मृत्यु होने से इनके छोटे भाई सवाई प्रताप सिंह 1779 से 1803 ईस्वी ने राज्य का कार्यभार संभाला। उन्होंने जयपुर कलम के जीवन में एक नया पृष्ठ जोड़ा। पुष्टिमार्ग होने के कारण कृष्ण भक्ति में विशेष अनुराग था और ब्रजनिधि उपनाम से कविता करते थे। आथ वल्लभी परंपरानुगत कवि, चित्रकार और भक्त होने के कारण दरबार में कवि और चित्रकारों का जमघट रहता था। साहित्य और भवन निर्माण से प्रेम होने के कारण इन्होंने जगत प्रसिद्ध हवामहल का निर्माण करवाया, कलात्मक रीति से सजे दरवाजों सहित प्रीतम निवास बनवाया, चंद्र महल 5 मंजिला करवाया और दीवाने ए आम का निर्माण करवाया।
जयनिवास बाग को गोविंद देव जी के मंदिर में बदल दिया गया। माधो निवास के पिछले भाग की दीवारों पर उत्कृष्ट भित्तिचित्रों का निर्माण करवाया गया। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें रामसेवक, गोपाल हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण, सालग्राम, घासी बेटा सीताराम, जीवन बेटा रामदीन, राधा किशन, फैडुला, घासी बेटा दयाराम, हीरा, मंगला, सीता, राम, राजू, केसु, गोविंदा, मन्ना, उस्तालाला, साहिबराम, शिवदास, रामजी दास, सांबला, गजा, दुशाला बेटा सेना, हरिनारायण, गोविंदराम आदि प्रमुख थे। राधाकृष्ण जयपुर शैली की विशेषताएं लिए व साहिबराम कलाकार द्वारा बने चित्र का नृत्य व महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र सन 1793 ईस्वी विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा उपरोक्त चित्रकारों ने देवी भागवत संवत 1856 1799 ईस्वी 83 तथा भागवत दशम स्कंध संवत 1840 1792 ईस्वी रामायण, कृष्णलीला आदि की पांडुलिपियों पर क्रमबद्ध चित्र श्रृंखला तैयार की। रागमाला 1785 से 90 ईस्वी 36 राग रागनियों पर आधारित का संपूर्ण सेट, जिसमें 34 चित्र उपलब्ध हैं। इन चित्रों को जीवन, नवला और शिवदास नामक कलाकारों ने मिलकर बनाया। इसी के साथ साथ गीत गोविंद काव्य की तो अनेक प्रतियां बनी। स्वर्ण का ऊपर उठा हुआ काम, मोतियों की जड़ाई, असली जवाहरात को चित्र में सजावट के लिए इस्तेमाल में लाना इन्हीं के शासनकाल में चित्रकारों ने प्रारंभ किया था। उपरोक्त वृहद चित्रांकनों में आकृतियों का सूक्ष्म रेखांकन रंग विधान जयपुर शैली के चरित्र चित्रण पर आधारित है। इसी कला की मौलिकता महाराजा सवाई जगत सिंह 1803 से 1818 ईस्वी चित्र 53 तक चलती रही। उनके दरबार में पद्माकर जैसे प्रसिद्ध कवि ने जगद विनोद की रचना कर जयपुर घराने को बिहारी सतसई से जोड़ा। गोवर्धन धारण तथा रासमंडल वाले संसार के प्रसिद्ध चित्र तत्कालीन शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। पुंडरीक जी की हवेली के भित्तिचित्र भी इसी समय के बने हैं। यद्यपि साहिबराम जैसे अन्य कलाकार अपनी परंपरा बनाए रखने में प्रयत्नशील थे, किंतु विदेशी प्रभाव के प्रवेश के साथ जयपुर शैली के चित्रण की प्राचीन पद्धति में ह्रास के लक्षण प्रकट हुए। फलस्वरूप कंपनी शैली का प्रभाव जयपुर शैली पर प्रविष्ट होने लगा। इस समय के तिथियुक्त चित्रों में विष्णु सहस्रनाम 1806 ईस्वी व मधुमालती 1807 ईस्वी की कृतियां उल्लेखनीय हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय व महाराजा रामसिंह के समय सन 1835 ईस्वी में प्राचीन पद्धति का ह्रास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उनके दरबारी कलाकार यथार्थवादी शैली में चित्रण कर रहे थे, जो परंपरा से नितांत पृथक थी, या फिर फोटोग्राफिक ढंग से व्यक्ति चित्र चित्रित करने लगे थे। इस समय के तिथि युक्त चित्रों में 1838 ई का संजीवनी, 1846 ईस्वी का श्री सीलवृद्धि साहित्य, 1848 ईस्वी का महाभारत सेठ, 1850 ईस्वी की भागवत गीता है। इसी समय में आचार्य की हवेली, गलता, दुसाध की हवेली, सामोद की हवेली व प्रताप नारायण पुरोहित जी की हवेलियों में सुंदर भित्तिचित्रों का निर्माण हुआ, जिनमें अधिकांश चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव झलकता है। महाराजा सवाई रामसिंह ने कलाकारों की इस प्रवृत्ति को देखकर कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की सन 1857 ईस्वी में स्थापना की, जो आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। महाराजा के आदेश से जयपुर के भवनों को गुलाबो आवरण दिया गया और तभी से जयपुर को गुलाबी नगर की संज्ञा दी जाने लगी। महाराजा सवाई माधोसिंह द्वितीय 1880 से 1922 ईस्वी के शासन तक चित्रकार पूर्ण रूप से यूरोपीय प्रभाव में ढल चुके थे। इस समय में दश महाविद्या का जवाहर सेट 1920 ईस्वी प्रमुख है।
इन चित्रों को देखने से ज्ञात होता है कि कुछ परंपरावादी कलाकारों ने प्रचलित परंपरा को निभाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु पाश्चात्य प्रभाव से आक्रांत जयपुर लघुचित्र शैली सन 1900 ईस्वी तक अपनी मौलिकता खो बैठी थी। इस प्रकार जयपुर लघुचित्र शैली को विभिन्न युगों में विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। अपनी निजी पहचान द्वारा ही यह पृथक स्कूल के रूप में प्रचलित है। जयपुर शैली के चित्रों की विशेषताएं। विषय: जयपुर चित्र शैली में व्यक्ति चित्रों का अपना एक विशेष स्थान है। यहाँ के कलाकारों ने महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाए। साथ ही राजघरानों की स्त्रियों के भी व्यक्ति चित्र देखने को मिलते हैं, जिनमें नृत्यांगनाओं, गायिकाओं एवं दासियां इत्यादि हैं। अन्य असंख्य विषयों में दरबारी जीवन, कृष्ण लीलाएं, पौराणिक आख्यान, बारहमासा, राग रागिनी, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, नवरस, षड्ऋतु, रामायण, महाभारत श्रृंखलाएं, लोक जीवन एवं दैनिक जीवन पर आधारित चित्र, साधु संतों, राजा महाराजाओं, वैष्णव आचार्यों आदि को मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करते हुए चित्रित किया गया है। पर्व त्योहारों में दीपावली, होली, राजा महाराजाओं के जुलूस, पशुओं की लड़ाई इत्यादि प्रमुखता से चित्रित हैं। नारी चित्रण: नारी आकृतियों को मध्यम काठी का बनाया है, जिसमें यानी न लंबा न छोटा, अंडाकार चेहरा, ऊंचा ललाट, बड़ी बड़ी मीनाकृत मादक आंखें, भवें किंचित उठी हुई, सुडौल नाक अपेक्षाकृत बाहर निकली हुई, कहीं कहीं लंबे केश खुले हुए तो कहीं जूड़े में बंधे हुए, लालिमा युक्त कपोल एवं अधर, पीनवक्ष से युक्त सारा शरीर यौवनता लिए है। मेहंदी रचे हाथ, पावों में आलता, माथे पर बिंदी अथवा चंदन ले। पुरुष चित्रण: जयपुर शैली के चित्रों में पुरुषाकृतियां मध्यम कद की व भरे हुए शरीर से चित्रित हैं। ऊंचा ललाट, गोल चेहरा, गोल नाक, मोटे अधर, मीनाकृत आंखें, केश कंधों तक लटके हुए, कनपटी के पास से निकली हुई दाढ़ी, लंबी मूछें हैं। हाशिए: जयपुरी चित्रों में हाशियों की विविधता पाई जाती है। चित्रों के हाशियों को बनाने में गहरे लाल रंग का उपयोग किया गया है, जो काफी चमकदार है। इस पर कहीं कहीं सुनहरे रंग से कलाकार का नाम व चित्र का शीर्षक अंकित है। कुछ चित्रों में लाल, सिंदूरी व पीले हाशियों पर काले रंग से चित्र से संबंधित दोहे लिखे गए हैं। कुछ चित्रों में सुनहरे रंग से लाल हाशियों पर फूल पत्तियों का अलंकरण है, तो कहीं पशु पक्षी के रूपाकारों से हाशिए सजाए गए हैं। हरी व लाल रंग की पट्टियों पर सोने चांदी के छींटों से भी हाशियों को सजाया गया है। वस्त्र तथा आभूषण: नारी आकृतियों को घाघरा, चोली या कुर्ता, दुपट्टा या पारदर्शी चुन्नी पहने दर्शाया गया है, तो कहीं कहीं वेजामे, ओढ़नी, पायजामे में चित्रित हैं। आभूषणों में टीका, टोटी, बाली, हार, हंसली, सतलड़ी, तेवटा, कंठा, मेजबंद, बाजूबंद, चूड़ी, पायजेब व पैरों में जूतियां पहने दर्शाया है। आमेर की आकृतियों में घाघरे के सामने ओढ़नी का पटका घूमकर सिर पर जाता था। सवाई मानसिंह प्रथम के पश्चात स्त्रियों का मुगल परिधान पूर्णतः विलुप्त हो गया। लहंगा कुछ मुगल जामे के समान घंटाकृति अवश्य बनने लगा। आभूषणों के अतिरिक्त नारियों की रूप सज्जा भी उनको और अधिक आकर्षक बनाने में सहायक हुई है। पुरुष आकृतियों को घेरदार चुन्नटी जामा, कमर पर पटका, पगड़ी, मोतियों, कलगी व तुर्रों से सजी हुई, नोकदार जूतियों के साथ ढीली मोरी के पायजामे, जो कढ़े हुए या छपाई किए हुए पहने जाते थे। कानों में लौंग, बाली या बुंदा, गले में माला या कंठी, हाथ और बाहों में कड़ा या भुजबंद तथा कुछ को पैरों में भी कड़े पहने दर्शाया गया है। जयपुर में जिस प्रकार चित्रकला की चित्रण शैली में परिवर्तन हुए, उसी प्रकार वस्त्रों के फैशन में भी बदलाव आया। पहले छोटी तथा ऊंची पगड़ी बांधी जाती थी, फिर यह नुकीली हो गई और सवाई जयसिंह के समय इसकी एक पट्टी कनपटी को ढकती हुई चिबुक पर लपेटी जाती थी, किंतु सवाई प्रताप सिंह के समय यह पुनः कसी हुई एवं छोटी हो गई।
सवाई प्रताप सिंह के समय अंगरखा भी जमीन को छूता हुआ पहना जाता था, किंतु बाद में यह टखनों तक ऊंचा पहना जाने लगा। पुरुषों को हाथ में तलवार या ढाल, कमर में कटार बंधी हुई दर्शाई गई है। सवाई जयसिंह के समय आभूषणों में मणिकुट्टिम तकनीक का प्रयोग किया गया है। सन 1850 ईस्वी तक का पहनावा प्रायः एक जैसा ही रहा, किंतु बाद में महाराजाओं को विभिन्न सम्मान चिन्हों के साथ फौजी वस्त्रों में दिखाया गया, तो कभी कभी मखमली या घुड़सवारी या शिकार की विशिष्ट पोशाक में, जिसमें कसीदे के काम की शेरवानी व मौजे प्रमुख हैं। इस प्रकार कपड़ों एवं सामान को यथार्थ रूप में दर्शाने की चेष्टा की गई है। प्रकृति चित्रण। जयपुर के कलाकारों ने चित्रों में प्रकृति का बखूबी अंकन किया है। नीले बादलों में सफेद रुईदार बादल तैरते हुए बनाने की परंपरा रही है। साथ ही लालिमा लिए हुए बादल भी चित्रित मिलते हैं। कहीं कहीं रात्रि दृश्यों में सुनहरे रंग से बिजली तड़कन भी दर्शाई गई है। उद्यान चित्रण में जयपुरी कलाकारों की दक्षता देखते ही बनती है। लता, पेड़, पौधे, पुष्प तथा वनस्पतियों का अंकन है। उद्यान में आम्र, केला, पीपल, कदम के वृक्ष बनाए गए हैं। कुछ साधारण वक्र रेखाओं तथा हरे रंग से यत्र तत्र छोटी छोटी झाड़ियां और घास आदि चित्रित हैं। पशु पक्षी। जयपुर के कलाकारों ने शिकार के चित्रों व पशुओं की लड़ाइयों के चित्रों में पशुओं को बड़े स्वाभाविक व सरल ढंग से अंकित किया है। शेर, चीता, घोड़ा, हाथी, सुअर, भेड़, बकरी, मछली, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, गाय, बैल, भैंस, सांभर, बंदर, चिंकारा, रीछ, गिलहरी का समावेश चित्रों के विषयानुसार किया है। पक्षियों में तोते, मोर, कौआ, सारस, बत्तख भी चित्रित हैं। भवन तथा स्थापत्य। पूर्व में भवन मुगल स्थापत्य जैसे चित्रित हुए, किंतु बाद में जयपुरी स्थापत्य को हूबहू चित्रों में उतारा जाने लगा, जैसे चंद्रमहल, जनानी, ड्योढ़ी इत्यादि। दालान में फूल, फलों की डलिया, सुराही, जाम आदि का अंकन है। कागज। जयपुर में सवाई माधोपुरी कागज प्रसिद्ध रहा है। जयपुर की तोजियों से प्राप्त नामों में अफसानी, गुजराती, सवाई जयपुरी, सांगानेरी एवं दौलताबादी कागजों के नाम का भी उल्लेख है। रंग। जयपुरी चित्रों में मूल व भूमि रंगों में सफेद, काला, शिगर्फ, रामरज, गेरू, हराभाटा, लाजवर्द व हरताल का प्रयोग हुआ है। वनस्पति रंगों में देसी नील। जयपुर के पास सांगानेर में देसी नील के पौधे आज भी मिल जाते हैं। लाल रंग, पलाश या पीपल की छाल या बेरी, स्थानीय शब्दावली में इसे किरमची या आलता कहते हैं। पीला, केसूला के फूलों व गौगोली से। काला, हरड़, बहेड़ा, आंवले से। कत्थई, कत्थे से। रासायनिक रंग, सफेद, सिंदूरी, जंगाल, हरा, गहरा नीला, कृमिदाना से प्राप्त होता है। भव्यता प्रदर्शन, सजावट आदि कार्यों में सुनहरे व चांदी के रंग का प्रयोग किया जाता था। अलवर शैली। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा में अलवर क्षेत्र का पर्याप्त योगदान रहा है। अलवर की पहाड़ियों के मध्य प्रकृति की ममता में गोद में चित्रकला की जिस शैली ने जन्म लिया, उस लघु चित्र शैली को अलवर शैली के नाम से प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। कला साधना तथा कला प्रेमी राजाओं के संरक्षण से यह शैली पल्लवित और पुष्पित होकर राजस्थान की अन्य शैलियों के मध्य अपना स्थायी स्थान बना सकने में समर्थ हुई। भौगोलिक स्थिति। अलवर नगर दिल्ली जयपुर रेलमार्ग पर स्थित है। यह उत्तर में हरियाणा, पूर्व में भरतपुर, पश्चिम व दक्षिण में जयपुर की सीमा से घिरा है। अलवर कलम जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है। यह शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के राजत्व में स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर सकी। कला संरक्षण। राव राजा प्रताप सिंह जी 1756 से 1790 ईस्वी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ने अपनी वीरता, कुशलता एवं राजनीतिज्ञता के कारण जयपुर और भरतपुर के कुछ भाग पर अधिकार कर राज्य की स्थापना की।
सन 1770 ईस्वी में राजगढ़ को नए ढंग से बसाकर और सुदृढ़ दुर्ग बनाकर पहले उसे राजधानी बनाया तथा सन 1775 ईस्वी में अलवर के किले पर भी अधिकार कर लिया। प्रताप सिंह जी का अधिकांश समय युद्धों में एवं नवस्थापित राज्य की नींव सुदृढ़ करने में लगा। राजा प्रताप सिंह जी को कला के प्रति रुचि थी। उनके राजकाल में शिवकुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए। उन्होंने अपनी कृतियां राव को भेंट की। कहते हैं कि शिवकुमार तो वापस जयपुर लौट गए, किंतु डालूराम यहीं पर राज्य कलाकार नियुक्त हो गए। उनके बनाए चित्र राजकीय संग्रहालय अलवर एवं महाराजा के निजी संग्रह में मौजूद हैं। डालूराम भित्ति चित्रण में दक्ष थे। अनुमान है कि राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित सुंदर कलात्मक भित्तिचित्र उन्हीं के समय में उनकी देख रेख में बने हैं। ये भित्तिचित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट सुंदर चित्र हैं। अलवर से 20 मील दूर राजगढ़ के सुदृढ़ किले के ऊपरी भाग में एक सुंदर शीश महल बना हुआ है, जिसमें विभिन्न रंगों के शीशे की जड़ाई के सुंदर उदाहरण विशेष दर्शनीय हैं। यह शीश महल दो भागों में विभक्त है। महल की छत विभिन्न रंगों के शीशों से जड़ी हुई है तथा दीवार पर अनेक सफेद शीशे यत्र तत्र जड़े हुए हैं। बीच बीच में अनेक चित्र बने हुए हैं तथा जालियों से नीचे की दीवार तो लगभग सारी ही चित्रों एवं बेलबूटों से आविष्टित है। कमरे और बरामदों की छत तीन शेड की भांति ढालू है। इस महल के भित्तिचित्रों में अनेक विषयों का अंकन है। कृष्ण चरित्र, रामचरित्र, नायिकाएं, दरबार, संगीत आदि विषयों से संबंधित हैं। चित्रकला की दृष्टि से ये चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक चित्र माने जा सकते हैं। रामलीला, गोवर्धन धारण, गौचारण, हिंडोला, वेणी गुंथन, दुग्ध दोहन, राम का धनुष भंग, राजतिलक आदि चित्र कृष्ण और राम से संबंधित हैं। इनमें गायों का चित्रण तथा प्रकृति का सतरंगा चित्रण विशेष महत्व का है। धनुष भंग और राजतिलक का चित्रण बहुत विशाल है, जिसमें राजपूत शैली का स्थापत्य, केले के गाछ, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा समूह चित्रों का अंकन अजंता शैली की याद ताजा कराता है। अंगड़ाई लेती, कांटा निकालती हुई, श्रृंगार करती हुई नायिकाओं एवं दासियों का चित्रण भावपूर्ण एवं मनोहारी है। तबला, सितार, सारंगी आदि बजाती हुई गणिकाओं एवं द्वार पालिकाओं का चित्रण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। महाराव प्रताप सिंह और महाराव बख्तावर सिंह जैसे राजाओं का दरबार भी दीवारों पर अंकित है। बेल, बूटे और फूल पत्तियों के विभिन्न डिजाइनों में रंगों की चटकता और अंकन की लयकारी कमाल की है। यहाँ रेखांकन अत्यधिक सुदृढ़ एवं सूक्ष्म है। लगता है मानो सारा कार्य अनुभवी चितेरे की देखरेख में हुआ है। शीश महल में अजंता के गहरे बादामी रंग का प्रभाव अधिक है। हल्के नीले, हरे, सुनहरी रंगों का जादू इन भित्तिचित्रों को अधिक सुशोभित करता है। रावराजा प्रताप सिंह जी के उपरांत उनके सुपुत्र राव राजा बख्तावर सिंह जी 1790 से 1814 ईस्वी ने राज्य की बागडोर संभाली। वे अत्यधिक वीर, कला प्रेमी, धार्मिक प्रवृत्ति के एवं स्वयं कवि थे। चंद्रस्की एवं बख्तेश के नाम से वे काव्य रचा करते थे। दानलीला उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। राज्य की प्रशंसा एवं महाराव की गुणग्राह्यता को सुनकर दूर देशों से बहुत से कलाकार अलवर नगर में आए और राज्य में उनकी योग्यता का यथोचित सम्मान हुआ। बख्तावर सिंह जी स्वयं कृष्ण भक्त थे और इन्होंने चित्रकला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय में अलवर शैली विकासमान हुई। बलदेव, डालूराम सालगा एवं सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बलदेव मुगल शैली में और डालूराम राजा प्रताप सिंह के समय में था, राजपूत शैली में काम करते थे। बख्तावर सिंह जी के समय के सैकड़ों चित्र राजकीय संग्रहालय अलवर में विशेष दर्शनीय हैं, जिनमें नाथों, जोगियों,
फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। अलवर के संग्रहालय में जितने चित्र महाराजा बख्तावर सिंह जी के प्राप्त हैं, उतने अन्य किसी राजा के नहीं। अलवर के प्राकृतिक परिवेश की पृष्ठभूमि में बने ये चित्र अत्यधिक मौलिक एवं अलवर शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं। निश्चय ही कला प्रेमी बख्तावर सिंह का अलवर शैली को सम्मोहक एवं मौलिक स्वरूप देने में विशेष योगदान रहा है। राव राजा बख्तावर सिंह के पश्चात उनके भतीजे विनय सिंह 1815 से 1857 ईस्वी गद्दी पर बैठे। वे हासके में बन्ने सिंह के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इनके सिंहासनारूढ़ होने का ख्वास बालन भ्राता बलवंत सिंह 1815 से 1845 ईस्वी ने विरोध किया। आठ विनय सिंह ने बलवंत सिंह को तिजारा अलवर उत्तर पश्चिम में जागीर सौंप दी थी, जिससे तिजारा भी कला का एक अत्यंत समुन्नत केंद्र बन गया। लेकिन बलवंत सिंह के निःसंतान होने के कारण तिजारा की सारी कलात्मक धरोहर तथा सारे कलाकार पुनः अलवर जा बसे। विनय सिंह जी अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी एवं कला पारखी हुए हैं। अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में उनका वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। कला पारखी सम्राट होने के कारण देश के विद्वान शिल्पकार, चित्रकार एवं संगीतकार उनके दरबार में आकर महाराज के गुणग्राही बने। यह वह समय था जब अकबर शाह द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तथा बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्वी के समय दिल्ली की मुगलिया सल्तनत सिमटकर छोटी और जर्जरित होती जा रही थी। शाह आलमों का राज्य केवल पालम तक होने के कारण मुगलिया खानदान से संबंधित कलाकार अपनी कलात्मक धरोहर को बेचने तिजारा एवं अलवर आने लगे। महाराजा विनय सिंह एवं महाराजा बलवंत सिंह कला पारखी तो थे ही, उन्होंने मुगलों के शाही खजाने की अमूल्य वस्तुओं को उचित मूल्य में खरीद कर राज्य के कला संग्रह को वैभवशाली बनाया। उन्होंने प्राचीन सचित्र पुस्तकों के शाही एल्बम एवं लघु चित्रावलियों का संग्रह करवाकर एक अपूर्व पुस्तक शाला स्थापित की। रत्न भंडार एवं शस्त्रालय में बहुमूल्य रत्न एवं अद्वितीय शस्त्र एकत्रित कराए तथा कलाकारों को राज्याश्रय देकर चित्रकला की अजस्त्रधारा को वेगवती बनाया। बलदेव एवं सालिग्राम राव राजा बख्तावर सिंह जी के समय में राज्याश्रित कलाकार थे ही, किंतु इनको भी अपनी कला को प्रकाशित करने का सुअवसर विनय सिंह जी के समय में और भी अधिक मिला। स्वयं महाराज विनय सिंह जी को चित्रकारी का शौक था। वे बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। बलदेव का दरबार में उच्च स्थान था। वे मूलतः अलवर की पारंपरिक शैली में कार्य करते थे, पर दिल्ली से आए मुगल शैली के चित्रकारों के संपर्क में आकर मुगल शैली के प्रभाव से युक्त सुंदर कार्य करने लगे। इससे अलवर शैली के तत्कालीन चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव अधिक झलकने लगा। महाराजा विनय सिंह को सचित्र पुस्तकों एवं लिपटवा पटचित्रों स्क्रोलों के निर्माण का अधिक शौक था। यही कारण है कि उन्होंने गुलाम अली जैसे सिद्ध कलाकारों, आगा मिर्जा देहलवी जैसे सुलेखकों एवं नत्था सिंह दरवेश जैसे जिल्दसाजों को राजकीय सम्मान देकर दिल्ली से बुलाया। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, गुलिस्ता, कुरान आदि ग्रंथों का सुलेखन एवं चित्रांकन विनय सिंह की कलाप्रियता का परिचायक है। गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन उनके राजकाल की एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। ग्रंथ के चित्र बलदेव व गुलाम अली ने बनाए तथा सुलेखन एवं चित्रांकन उनके राज्य के कलाकारों ने किया। इस ग्रंथ का समस्त लेखन सीठे की कलम से हुआ है। किसी भी पृष्ठ में अशुद्धि हो जाने पर वह पृष्ठ फिर से लिखा गया। इस प्रकार गुलिस्तान की 3 प्रतियां उसी समय की सुसज्जित हैं। अलवर शैली में राग रागिनियों के अनेक सेट प्राप्त हैं, जिनमें से अधिकतर का चित्रांकन इनके समय में हुआ है। आनंदराम कवि के छंदों पर आधारित बारहमासा का सुंदर सेट इसी समय का है।
विनय सिंह के ही समय में निर्मित दीवान जी का रंगमहल भित्ति चित्रण की दृष्टि से विशेष दर्शनीय है। राव बख्तावर सिंह जी की खवासनाल रानी मूसी एक पुत्री छोड़कर रावराजा के साथ सती हो गई। इनके पुत्र बलवंत सिंह 1827 से 1886 ईस्वी ने राज्याधिकार पाने के लिए झगड़ा किया। अंत में आपसी विरोध मिटाने के लिए राज्य का उत्तरी भाग सन 1826 ईस्वी में बलवंत सिंह को सौंप दिया गया। अपने 23 वर्ष के राजकाल में राजा बलवंत सिंह ने कला की जितनी सेवा की वह अलवर के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी। वे कला प्रेमी शासक थे। इनके दरबार में सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघुचित्रों एवं लिपटवा पटचित्रों का चित्रांकन किया। बलवंत सिंह ने दुर्गा सप्तशती के चित्रों को बनाने के लिए छोटेलाल चित्रकार को जयपुर से व सालिग्राम को अलवर से बुलवाया था। छोटेलाल परदास का कार्य करने में दक्ष थे तथा उनकी रंग योजना चटकदार थी। जमनादास के सन 1826 से 1845 ईस्वी तक के चित्र उपलब्ध हैं, जिनमें राजा बलवंत सिंह एवं स्वयं चितेरे का नाम और संवत अंकित है। जमनादास के चित्रों में रेखांकन एवं बक्साराम की सुघड़ता देखते ही बनती है। इसी समय के नामांकित बक्साराम एवं महाराज के व्यक्तिगत संग्रह में उपलब्ध हैं। बलवंत सिंह के और रंगों की कोमलता चित्र भी राजकीय संग्रहालय ने चंडीपाठ के चित्र सुंदर भी बनवाए। तिजारा के विलीनीकरण के उपरांत वहां की सारी कलात्मक धरोहर एवं कलाकार अलवर आ गए। विनय सिंह जी और राजा बलवंत सिंह को रावराजा बख्तावर सिंह के उपरांत अलवर की चित्रकला को नया मोड़ देने का श्रेय जाता है। इनके समय में अलवर की चित्रकला विविध रूप में परिपोषित होकर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। अलवर के रंगमहल का कमरा श्वेत शीशों से जड़ा हुआ है तथा कुछ हिस्सा चित्रों से सुसज्जित है। छत और दीवार के बीच की ओर का चौतरफा 24 अवतारों, 36 राग, रागिनियों तथा संगीतकारों के अत्यधिक सुंदर चित्रों से ढका हुआ है। दीवार पर गोवर्धन धारण, वेणी गूंथन, हिंडोला, राजतिलक तथा महफिल आदि के चित्र अंकित हैं। नायिकाओं, गणिकाओं तथा द्वारपालिकाओं के चित्र भी अत्यधिक मनोहारी हैं। हाव भाव मुद्राओं की दृष्टि से वे अलवर शैली के भित्तिचित्रों से भी बेजोड़ हैं। सुरक्षित होने के कारण इनकी दशा राजगढ़ के चित्रों से अच्छी है, किंतु कुल मिलाकर इस रंगमहल के रेखांकन एवं रंगों के प्रयोग में वह नफासत नहीं है जो राजगढ़ के शीशमहल में है। बालमुकुंद 1783 से 1855 ईस्वी महाराव बख्तावर सिंह के दीवान थे तथा महाराव राजा विनय सिंह के भी दीवान रहे। बालमुकुंद के पूर्वज अलवर राजवंश के पूर्वजों के समय समय पर दीवान रहते आए हैं। शिवदान सिंह जी 1857 से 1874 ईस्वी का समय भी चित्रकला की दृष्टि से कम महत्व का नहीं है। वे हिंदी और फारसी के विद्वान थे। चित्रकला एवं संगीत कला के प्रति उनकी विशेष अभिरुचि थी। स्वयं विलासी होने के कारण उनकी कलात्मक अभिरुचि भी विलासी वैभव से परिपूर्ण थी। कामकला के आधार पर निर्मित उनके समय के सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। संगीत के प्रति उनकी विशेष अभिरुचि होने के कारण उनके दरबार में रंडियों एवं अन्य कलावंतों का जमघट लगा रहता था। इनके समय में चित्रित रंडियों के सैकड़ों व्यक्तिचित्र संग्रहालयों में उपलब्ध हैं, जिन पर फोटोग्राफी के प्रभाव के कारण कंपनी शैली का पूर्ण प्रभाव लक्षित होता है। नेफ्री वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। चित्र चौपन शिवदान सिंह के समय में मंगलसेन, नानकराम और बुद्धाराम आदि अन्य चित्रकार भी काम करते रहे। महाराजा शिवदान सिंह के पश्चात महाराजा मंगल सिंह सन 1874 से 1892 ईस्वी गद्दी पर बैठे। वे अल्पवयस्क थे, इसलिए राज्य का कार्य काउंसिल के सदस्य देखते थे। उनके रामगोपाल कार्यरत थे।
मूलचंद तथा उद्यराम इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। राजकाल में पारंपरिक कलाकार नानगराम, बुद्धराम, उद्यराम, मूलचंद, जगन्नाथ, जिन्होंने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। राजकीय संग्रहालय अलवर में कंपनी शैली के अधिकतर चित्र इनके समय में ही बने हैं। बुद्धराम राजगढ़ किले के शीशमहल तथा अलवर गुनीजन खाने के दरोगा थे। वे पशु पक्षियों के चित्रांकन में भी दक्ष थे। महाराजा मंगल सिंह की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र पुत्र जयसिंह 1892 से 1937 ईस्वी गद्दी पर बैठे। वे अपने पूर्वजों की भांति गद्दी पर अल्पवयस्क ही बैठे। उनके काल में परंपरानुसार कलात्मक कार्य होता रहा, किंतु पाश्चात्य प्रभाव और फोटोग्राफी के कारण कलात्मक परिदृश्य धीरे धीरे बदल गया। रामगोपाल, रामप्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली की कला को अंतिम समय तक जीवित रखा। राजपूती कला, साहित्य और राजनीति आदि प्रत्येक क्षेत्र में उनकी रुचि थी। उन्हें चित्रकारी का शौक भी था और वे चित्रकारों की सूक्ष्म त्रुटियों को स्वयं अपने हाथों से ही ठीक कर दिया करते थे। संपूर्ण वैभव से युक्त 10 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा चित्र नेपालिया कलाकार द्वारा बनाया गया है। परदास से युक्त अनेक लघुचित्र बने। अलवर में वसली निर्माण और तिजारा में कागज निर्माण का कार्य अंत तक चलता रहा। अलवर शैली के चित्रों की विशेषताएं। अलवर शैली में विषय की दृष्टि से विविधता रही है। बख्तावर सिंह के समय तक राजपूती दरबारी वैभव, नायिकाएं, महफिलें, कृष्णलीला, रामलीला, प्राकृतिक परिवेश में साधु संतों एवं नाथों में धर्म चर्चा, राग रागिनियों आदि का विशेष चित्रण हुआ। विनय सिंह जी और बलवंत सिंह जी ने राग रागिनी, बारहमासा तथा संस्कृत व हिंदी ग्रंथों का चित्रण विशेष रूप से करवाया, जिसमें महाभारत, रामायण, शिवकवच, दुर्गा सप्तशती, काली सहस्त्रनामा, महिमनस्रोत आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। गीत गोविंद अलवर के प्रारंभिक चित्रों को जयपुर शैली से उन्हें अलग कर पाना थोड़ा कठिन है, किंतु फिर भी प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, रहन सहन एवं शारीरिक प्रभाव इन चित्रों में दृष्टव्य हैं। भावात्मकता, रागात्मकता और लोक कलात्मकता से युक्त ये चित्र रेखांकन एवं रंग संयोजन की दृष्टि से सुंदर रंगों का चुनाव भी अलवर शैली का अपना निजी है। चिकने और उज्ज्वल रंगों के प्रयोग ने इन चित्रों को आकर्षक बना दिया है। लाल, हरे और सुनहरी रंगों का प्रयोग इस शैली में विशेष रूप से हुआ है। सफेद बादल, शुभ्र आकाश, पशु पक्षियों से युक्त वन, उपवन, नदी, नालों, पर्वत आदि का अंकन अलवर के प्राकृतिक परिवेश के अनुकूल ही हुआ है। यद्यपि अलवर शैली का स्रोत मुख्यतः जयपुर ही था, परंतु मथुरा व दिल्ली के निकट होने के कारण वहां का प्रभाव आ जाना स्वाभाविक है। साथ ही मुगल शैली के प्रभाव का मिश्रण हो जाने की वजह से इस शैली ने अपना पृथक अस्तित्व बना लिया। राजस्थान की विभिन्न शैलियों के मध्य अपनी कतिपय कमनीय विशेषताओं के कारण अलवर शैली के लघुचित्र सहज ही पहचाने जा सकते हैं।